पहले भाग में आपने देखा अवनी से सब शादी के लिए कहते हैं, लेकिन अवनी मना कर देती है। अवनी की डायरी आयुषी को मिलती है और उसमें वह क्षितिज वर्मा का नाम देखती है। अब वह उसके बारे में पता लगाती है। अब आगे यह सब कहकर उमा बुआ तो चली गई, लेकिन अवनी थोड़ी परेशान ज़रूर हो गई। वो सोच रही थी कि आरुषि अगर दोबारा पूछेगी तो वो क्या जवाब देगी। क्यों ये लोग उसे फिर से उन्हीं सब बातों में खींचकर दोबारा ले जाना चाहते हैं। अब वो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती। अवनी फिर सोचने लगी, कितना कहा था उमा बुआ से कि क्षितिज को सारी बात बताने दे, पर बुआ ने नहीं बताने दिया और वो किसी तरह के धोखे में क्षितिज को नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसे क्षितिज से अपनी शादी के बारे में झूठ कहना पड़ा। यह सब अवनी ने फ़ोन पर ही कहा था, क्योंकि उसमें क्षितिज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने क्षितिज से कहा था कि उसके पापा उसका रिश्ता किसी से तय करके गए हैं। इतना सुनना था कि क्षितिज बिल्कुल शांत हो गया और अवनी ने जाने कितनी देर तक हेलो हेलो कहती रह गई थी, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद क्षितिज ने रुंधे गले से बस इतना ही कहा कि कहो, सुन रहा हूँ। अवनी कहती जा रही थी कि किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती क्षितिज, तुम फिर से अपनी नई दुनिया बसा लो। देखना एक बार फिर से सब खिल उठेगा। क्षितिज को अपने प्यार का वास्ता दिया था, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा कि मुझसे अच्छी मिल जाएगी क्षितिज, और जवाब में क्षितिज ने बस इतना कहा कि नहीं चाहिए तुमसे अच्छी, बस तुम चाहिए। चलो फिर भी देखता हूँ। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। एक तो वो दिन था और एक आज का दिन है। दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी है। वो तो क्षितिज के जाने के बाद अवनी को एहसास हुआ कि वो कितना प्यार करती है क्षितिज से, लेकिन परिवार के सामने ये सोचकर उसे आत्मग्लानि होती थी। भूली तो नहीं थी क्षितिज को, पर उसकी यादों के साथ जीना सीख गई थी अवनी, और 14 साल बीत गए। इन 14 सालों में एक पल भी ऐसा न हुआ कि क्षितिज उसके मन से कहीं गया हो। आज सबका खाना सबके कमरे में ही गया। अवनी को खिला के उमा आयुषी के पास गई खाना लेके। आरुषि बुआ, एक काम करो, आप जान ही ले लो मेरी, आपके लिए तो दी है ही ने। उमा, चुप करो, अंट बोलना तो लगाएंगे एक। आरुषि, तो क्या कहूँ, आप ही बताओ, कब से क्षितिज वर्मा के बारे में पूछ रही हूँ और आपने मुझे लटका के रखा है। उस दिन अगर दी थोड़ी देर से उठी होती तो मैं खुद सब पता लगा लेती। आपसे ज़्यादा तेज़ तो मेरे सोर्सेज हैं। इतनी देर से मुझे क्षितिज वर्मा की भूत, भविष्य और वर्तमान सारी जानकारी इकट्ठा करके दे देते। उमा, तो सुनो। आरुषि, तो बताओ। उमा, तुम और आशीष बहुत छोटे थे, तब हम सब साथ में एक बार बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए गए थे। पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं। आरुषि, कुछ याद है, बोलो। उमा, सोमनाथ से आते समय ही ट्रेन में गुड़िया से मिला था क्षितिज। हमें याद है किस तरह गुड़िया पहली ही बार में उसे देखते ही पसंद करने लगी थी। बड़ा ही भला था वो, और स्वभाव भी ऐसा कि शांत, पूछो मत। शायद कोई परीक्षा देकर आ रहा था अहमदाबाद से। पूरे रास्ते हम सब की अच्छी पहचान हो गई थी। उसके व्यवहार को देखकर भैया ने उसका फ़ोन नंबर भी रख लिया था। आरुषि, आप सीधे सीधे कहो ने कि दी प्यार करती थी उनसे, और वो नहीं करते थे क्या। उमा, अब तुम अपनी ही कहानी बना लो, हमसे काहे पूछ रही हो, थोड़ा गुस्साते हुए। आरुषि, आप समझ नहीं रही बुआ, जल्दी बताओ ने। उमा, बता ही तो रहे हैं, तुम सुनोगी तब तो। हमारा एक छोटा सा बैग छूट गया था ट्रेन में, और वही लौटाने आया था इस घर में। धीरे धीरे गुड़िया से बात बढ़ी, बस दोनों बहुत पसंद करने लगे एक दूसरे को। आरुषि, तो फिर अलग क्यों हुए। उमा, जब भैया का स्वर्गवास हुआ तब तक वो कुछ करता नहीं था, ऊपर से तुम्हारे चाचा जी वाली बात हो गई, और गुड़िया उसे सब बताना चाहती थी, पर हमने उसे बताने नहीं दिया। फिर तुम सबकी जिम्मेदारी भी तो थी। गुड़िया ने सोचा अगर वो शादी करके इस घर से चली जाएगी तो फिर कहीं कोई तुम्हारे साथ ने गलत कर दे, इसीलिए गुड़िया ने निर्णय लिया वो शादी नहीं करेगी और तुमसे की ढाल बनकर रहेगी। आरुषि, कितनी महान है दी, और एक मैं पागल, आज तक अपनी दी की अच्छाई समझ नहीं पाई। फिर उमा चली गई और आरुषि इसी उधेड़-बुन में लगी रह गई कि कल देखते हैं रीना कितनी जानकारी दे पाती है क्षितिज वर्मा के बारे में। अगले दिन आरुषि नियत समय पर स्थान पर रीना से मिलने चली गई, और जो बात सामने आई उससे आरुषि को एक उम्मीद की किरण नजर आई। तो बात यह थी कि क्षितिज वर्मा का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था।
लेकिन अभी क्या और कैसे हैं ज़्यादा पता नहीं। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे तो अवनी ने आशीष से उसकी कंपनी को छोड़ने के बारे में। आशीष अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है, तो फिर इस बार मुझे ही उदयपुर जाकर साइड देखनी होगी। देखो किसी रविवार को छुट्टी मिले तो तुम भी चलो मेरे साथ में। आशीष ठीक है दी, इस रविवार को देखता हूँ। अवनी लेकिन मैं इस शुक्रवार को ही चली जाऊंगी, मेरी किसी से बात हो चुकी है। आरुषि मन ही मन सोच रही थी कि ऊपर वाला इतना मेहरबान कैसे हो सकता है उस पर। उसे तो टाइम भी नहीं मिला कुछ सोचने के लिए। आज सोमवार है, इसका मतलब शुक्रवार से पहले कुछ तो करना होगा। आरुषि ने रीना को कॉल लगाया और क्षितिज वर्मा के साथ किसी तरह एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बहुत मिन्नतें की। रीना ने तो यही जवाब दिया कि चल देखती हूँ। इधर आरुषि मन ही मन सोच रही थी कि कुछ तो भगवान भी उसकी दी के साथ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तभी तो दी को अभी उदयपुर जाना है। आरुषि घर के मंदिर की ओर गई, वहाँ आशा जी पहले से ही थी। आरुषि ने माँ के पैर छुए और बोली, माँ आज मेरे लिए इनसे मांग लो। आशा जी बोली, बेटा इनसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सबके मन की जानते हैं। आरुषि, तो क्या मुझे मेरे काम में सफलता मिलेगी? आशा जी, ज़रूर मिलेगी मेरी बच्ची। अब आरुषि जैसे ही कमरे में आई, रीना का फ़ोन आया। रीना, तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है क्षितिज सर के साथ। लेकिन यार बताओ तो सीन क्या है क्षितिज सर का तुम्हारे साथ? आरुषि, बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, थोड़ा टाइम दो। रीना, चलो मैं टाइम एंड प्लेस तुम्हें व्हाट्सअप करती हूँ। आरुषि, ओके। थोड़ी देर में रीना का मैसेज आ चुका था। बस फिर क्या था, आरुषि को आगे की तैयारी करनी थी क्योंकि मीटिंग मंगलवार की सुबह को ही होनी थी। उसने सबसे पहले एजेंट को कॉल करके उदयपुर की टिकट बुक की, अपनी पैकिंग की और फिर कोर्ट के लिए निकल पड़ी। कोर्ट से ही बुआ को कॉल करके बताया कि उसे एक केस के सिलसिले में बाहर जाना है तो वो माँ को बता दे क्योंकि शाम को वो घर आते ही निकल जाएगी। उमा बुआ ने पूछा भी, इतनी जल्दी का है? तो आरुषि ने केस का बोल के पीछा छुड़ाया। आरुषि की अगली सुबह उदयपुर में हुई। क्षितिज वर्मा से सुबह 7:30 बजे घर पर ही मिलना तय हुआ था। आरुषि ठीक 7 बजे उनके यहाँ पहुँच गई। एक आदमी आया और बोला कि साहब मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। शायद वही आदमी था जिससे फ़ोन पे बात हुई थी। आरुषि के जासूसी दिमाग ने और कुछ पता लगाना चाहा उस आदमी से। आरुषि, आपका नाम? आदमी, हमारा नाम नंद किशोर है। आरुषि, नाम तो बहुत लंबा है आपका। नंद किशोर? अरे आप हमें किशोर बुलाइए, साहब भी यही बुलाते हैं। आरुषि, चलिए मैं आपको सिर्फ भैया बुलाती हूँ, आपको चलेगा? नंद किशोर, चलेगा, अरे दौड़ेगा, हमारे गांव में हमारी बहन भी आप ही की उम्र की होगी। आरुषि, आपके साहब अकेले रहते हैं, उनका परिवार? नंद किशोर, कहाँ कोई है, माताजी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया, छोटी बहन विदेश में रहती है, ले देकर बच गए हम और साहब। आरुषि, पत्नी और बच्चे? नंद किशोर, एक बार छोटी दीदी बताई रही कि साहब की उनसे निभ नहीं सकी, बहुत जल्दी अलग हो गए दोनों। अरे हम तो ठहरे गप्पी आदमी, गप में लग गए, आपसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा नहीं। चाय पियेंगी? तभी पीछे से आवाज़ आई। चाय तो मैं भी पीऊँगा किशोर। आरुषि उठ खड़ी हुई, नमस्ते किया और ठिठक कर रह गई। कितना आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। दी चाहती तो रानी बनकर रह सकती थी इनके साथ, लेकिन हम सब के लिए दी ने अपने स्वार्थ को परे रखा। दी, यू आर ग्रेट। तभी उसका ध्यान टूटा क्षितिज की आवाज़ से। क्षितिज? आरुषि, आरुषि ही नाम है ना आपका? आरुषि, जी सर। क्षितिज, तो बताइए मिस आरुषि, क्या काम है आपको? क्यों मिलना चाहती थी इतनी आप? इतनी देर से नंदकिशोर चाय और बिस्कुट लाया और रखकर चला गया। आरुषि ने अपने लास्ट केस को डिस्कस किया जो वो पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन उसने बताया कि केस अभी चल ही रहा है। इस पर क्षितिज ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस आरुषि, जब आप जयपुर से उदयपुर आ सकती हैं तो आपसे मिलने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी तो मैंने भी की है। आरुषि थोड़ा आश्चर्य करते हुए, मैं समझी नहीं सर। क्षितिज, इंडिया के टॉप कॉलेज से ला करने के बाद कोई लड़की जयपुर से उदयपुर सिर्फ वो केस तो डिस्कस करने तो नहीं आएगी जो वो ऑलरेडी जीत चुकी है। मिस आरुषि, आपके पास केस पर जिन्होंने फैसला सुनाया था वो जज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब बताइए मिलने का सही कारण।
आरुषि, अवनी दी। क्षितिज चिंचित स्वर में, क्या हुआ अवनी को? फिर खुद को संभालते हुए, कौन अवनी? आरुषि, आपकी अवनी। क्षितिज थोड़ा सोचते हुए, तुम आरुषि माथुर हो? आरुषि, जी मैं आरुषि माथुर हूँ। क्षितिज, कैसी हो आरुषि? आरुषि कंधे उचकाते हुए, बस आपके सामने हूँ क्षितिज। आखिरी बार तुम्हें देख रहा था तो बहुत छोटी थी, अब लायर बन गई हो, बहुत अच्छा। लायर बनने का विचार कैसे आया? आरुषि हंसते हुए, अवनी दी की मेहरबानी। अवनी का नाम सुनने पर क्षितिज की आंखों में एक उदासी सी छा गई। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, और कैसी है अवनी, उसका परिवार, बच्चे? आरुषि, बस जैसे आप हैं, शादी नहीं की दी ने, झूठ बोला था आपसे। क्यों छोड़ दिया आपने दी को? क्षितिज हैरान होते हुए, क्या शादी नहीं की? आरुषि, जी नहीं की। आपने एक बार भी मुड़कर क्यों नहीं देखा? क्षितिज, अपने प्यार का वास्ता दिया था उसने। आरुषि, और आप मान गए? क्षितिज, क्या करता मैं? उस वक्त कोई जॉब भी नहीं करता था कि जिद पर अड़ जाता। लेकिन अवनी, उसने मुझसे झूठ, शादी के बारे में झूठ क्यों बोला? वो तो मेरा इंतजार कर सकती थी। आरुषि, वो सब तो आपको दी ही बताएंगी। मिलना चाहोगे दी से? क्षितिज की आंखें छलक उठी, लेकिन खुश होते हुए बोले, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। आरुषि, अब मिलेंगे तो मेरी दी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? क्षितिज, एक बार छोड़ा तो आज तक पछता रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वही गलती दोबारा करूँगा? आरुषि, तो फिर मैं चलती हूँ। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके टच में रहूँगी। क्षितिज, नंबर तो शाम को दूंगा, जब डिनर करने आओगी। आरुषि हंसते हुए, चलिए मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत कुछ बताना है आपको और बहुत कुछ जानना है आपसे। अब चलती हूँ। और आरुषि चली गई। क्षितिज ने एप्लीकेशन भेज के छुट्टी ले ली। नंद किशोर को आश्चर्य ज़रूर हुआ कि जो साहब बुखार में भी कोर्ट जाने की जिद करते थे, आज उन्होंने छुट्टी ले ली है। लेकिन आज क्षितिज अपने साथ वक्त बिताना चाहते थे। सारा दिन कमरे में खुद को बंद रखा। अवनी की एक एक चीज़ संभाल के रखी थी क्षितिज ने, सब निकाला और अपने पुराने दिन में खो गए। इधर आरुषि ने आशीष को कॉल करके सारी बात बताई। आज आशीष को खुद ही की सोच पर पछतावा हुआ। आशीष, यार दी के लिए एक सॉरी तो बनती है। आरुषि, नहीं भाई, दी को पहले सरप्राइज देंगे और फिर सॉरी बोलेंगे, इसीलिए पहले दी को उदयपुर ले आओ, फिर देखते हैं। आशीष, चल मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहकर फ़ोन रख दिया आशीष ने। अब आरुषि सोच रही थी कि हे भगवान, बस दी का रिएक्शन अच्छा हो, वो ओवर रिएक्ट न करें। शाम को नियत समय पर आरुषि क्षितिज के घर पहुंची। नंद किशोर ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। आरुषि, कैसे हैं भैया? नंद किशोर, बहुत बढ़िया, अंदर आइए, हम साहब को बुलाते हैं। आरुषि तब तक पूरा लिविंग रूम घूम घूम कर देख रही थी। एक एक चीज़ बहुत शौक से और बहुत करीने से रखी हुई थी। इन सब को देखकर उसे बार बार अवनी दी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सब अवनी दी का ही किया हुआ है। आरुषि इस भावना से भर गई कि ये कितने अच्छे से दी को जानते हैं, कितना प्यार रहा हो गया इनके मन में दी के लिए। तभी क्षितिज आ गए। आरुषि वापस अपनी जगह पर बैठ गई। क्षितिज, बात शुरू करो आरुषि, इन सब मामले में मैं ज़रा। आरुषि, आप अपने और दी के बारे में बताइए। क्षितिज, क्या बताऊं, घर में माँ और छोटी बहन थी। चूँकि पिताजी का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था, तो मैं घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते थोड़ा सीरियस हो गया था। लेकिन तुम्हारी दी ने मेरे जीवन में एक उमंग, एक उत्साह बनकर आई थी और मैं उसके जीवन में एक ठहराव बनकर। सीधे शब्दों में कहा तो हम एक दूसरे के पूरक थे। उस वक्त अवनी उतनी सीरियस नहीं थी जीवन में जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई थी। पता नहीं उसने झूठ क्यों बोला कि उसकी शादी होने वाली है। जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात थी, उसे पता था कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तो आज तक नंबर भी चेंज नहीं किया कि हो सकता है किसी दिन अवनी कॉल करे। आरुषि, अच्छा किया आपने, वरना आज मैं आपके सामने यूं बैठी नहीं होती। दोनों हंसने लगे। आरुषि के मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सब के जवाब की जिज्ञासा उसने फिर पूछना शुरू किया। आरुषि, किशोर भैया बता रहे थे कि आपने शादी भी की, लेकिन क्षितिज, अच्छी लॉयर के सारे गुण हैं तुम में। हम आरुषि आश्चर्य से, क्यों, क्या हुआ? क्षितिज सर नीचे झुका के मुस्कुराते हुए, मेरे लिए भी सवालों की पूरी लिस्ट लाई हो? आरुषि, नहीं ऐसा नहीं है, बस बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता है।
क्षितिज, हाँ यही सही कहा किशोर ने। शादी की थी मैंने, लेकिन निभा नहीं सका। उसकी बहुत सारी उपेक्षाएं थी मुझसे और मैं उन सब पे खरा नहीं उतर पाया। अपनी जगह गलत नहीं थी सुषमा, लेकिन शायद मैं ही उसके लिए सही नहीं था। इसीलिए ने मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, ने ही पूर्ण विचार किया सुषमा के साथ एक होने की। कोई संतान भी नहीं थी हमारी, जो हमारी कमजोरी बनती। सच कहो तो अवनी को मैं कभी भूला ही नहीं था, जो आगे बढ़ पाता। अवनी ने अपने प्यार का वास्ता दिया था और माँ मुझे मेरे परिवार के साथ देखना चाहती थी, और इन्हीं सब के बीच मैंने एक गलत निर्णय ले लिया। आरुषि, इन 14 साल में अगर दी ने सहा है तो आपने भी कम नहीं सहा है। क्षितिज, लेकिन अवनी, उसने शादी को लेकर झूठ क्यों बोला? आरुषि, आप सुनना चाहेंगे? क्षितिज, हाँ। आरुषि, आखिर क्या बात थी जिससे मेरी अवनी मुझसे दूर कर दिया? आरुषि, पापा के जाने के कुछ दिनों बाद ही मोलेस्टेशन का शिकार हुई थी। कम उम्र भी कम थी। नादिया ने मैं आपसे कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पाई। क्षितिज गुस्से से, क्या? किसने किया मेरी अवनी के साथ ऐसा? आरुषि, अब ये तो आपको दी ही बताएंगी जब थोड़ी सहज होंगी। क्षितिज, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मेरी अवनी ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझसे कुछ बांट सके। उफ। आरुषि, इसमें दी की गलती नहीं है। उसने तो हिम्मत जुटा ली थी आपसे कहने की, लेकिन उमा बुआ की चिंता ने उसे और पीछे हटने को मजबूर कर दिया। क्षितिज, कितना अजीब है न आरुषि। एक तरफ हमने कितनी प्रगति कर ली है और वहीं दूसरी तरफ हमारी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। मैं उमा बुआ को भी दोष नहीं दूंगा। उमा बुआ का अवनी के प्रति स्नेह मुझे पहली मुलाकात में ही समझ आ गया था। आखिर उन्होंने भी इस समाज को देखकर ही निर्णय लिया होगा, और हम तो अपने प्रोफेशन में रोज़ ही ऐसी समस्याओं से अवगत होते हैं। तभी नंदकिशोर दोनों को खाने के लिए बुलाने आ गया। दोनों खाना खाने बैठे। क्षितिज से रहा नहीं गया तो पूछ बैठा, क्या अवनी से मैं एक बार मिल सकता हूँ? आरुषि, अब भी आपको लगता है कि इतनी दूर मैं यहाँ चने बेचने आई हूँ? क्षितिज हंसते हुए, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आरुषि बीच में टोकते हुए, तो क्या मतलब था? क्यों किशोर भैया साहब को अकेले देखते देखते बोर नहीं हो गए हैं आप? अब क्षितिज थोड़ा झेप गए और नंदकिशोर खुश हो गया। नंदकिशोर, अरे दीदी, हम तो कब से कह रहे हैं। आरुषि, दी शुक्रवार को उदयपुर आ रही हैं किसी काम के सिलसिले में। आप कहिए तो क्षितिज कुछ नहीं कह सके, लेकिन आरुषि उनके मनोभाव को पढ़ चुकी थी। उधर आशीष ऑफिस में इस्तीफा देकर घर आया और घर पे अवनी से झूठ बोला कि छुट्टी मिल गई है। आशीष, दी हम लोग कल ही चलें, शुक्रवार को ही हम प्लाट वाली मीटिंग कर लेंगे। अवनी, पर उसने तो। आशीष, दी आप नंबर दो, उसका मैं बात करता हूँ। ऑफिस में ऐसी डील में ही क्रैक करता हूँ। अवनी ने नंबर दे दिया, लेकिन सोचने लगी, क्या इस आशीष को मैं जानती हूँ, या फिर मैंने ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवार बना ली है कि खुद मेरे लिए भी बाहर देखना संभव नहीं था। जो भी हो, अब मैं मेरे भाई के बीच दूरी आने ही नहीं दूंगी। आशीष की सहजता ने एक सकारात्मक ला दी थी अवनी के व्यवहार में। बहुत दिनों बाद आज खुश थी अवनी। अब अवनी सोच रही थी कि आरुषि के साथ भी अपने समीकरण ठीक करेगी। वाकई में उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया था उसने आरुषि के साथ। अब अगर आरुषि के मन में सवाल आएंगे तो पूछेगी ही ने। जो भी हो, उस दिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने दो, आरुषि को एक अच्छे से डिनर पे जाएंगे तीनों, जहां माँ और उमा बुआ नहीं होंगे। होता क्या है, जब बच्चे बड़ों से घिरे होते हैं तो अपने मन की बात करने में हिचकिचाते हैं। यही सब सोचते सोचते आंख लग गई और अवनी सो गई। अगले दिन आशीष और अवनी निकल पड़े। रास्ते भर आशीष ने अवनी से ढेर सारी बातें की, कुछ अपने बारे में, कुछ ऑफिस के बारे में, कुछ श्रुति के बारे में, और अवनी सब सुन रही थी। आज उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर रखा था कि अपने भाई बहनों से दूर हो गई। उदयपुर पहुंचने के बाद भी आशीष ही सब मैनेज कर रहा था। लंच पे प्लॉट को लेकर सारी बात आशीष ने ही की। अवनी अंदर ही अंदर अपने भाई पर गर्व कर रही थी और सोच रही थी कि आज पापा होते तो आशीष को देखकर छाती चौड़ी हो जाती उनकी। तभी मोबाइल की रिंग ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उमा बुआ का फ़ोन था। उमा, गुड़िया कैसी हो, पहुंच गई?
फ़ोन तो करती, हम और भौजी कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अवनी, अच्छी हूँ बुआ, आप सब ठीक हो। आज अवनी की आवाज़ में कुछ अलग ही बात थी, बहुत खुश और सुकून भरी लग रही थी उसकी आवाज़। उमा बुआ ने इस खुशी का कारण पूछा। अवनी बस इतना ही कह पाई कि अब पापा की कमी महसूस नहीं हो रही बुआ। उमा बुआ सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो गुड़िया खुश है तो चिंता काहे की। अवनी फ़ोन पर बातें करने के बाद फिर आरुषि की सोच में डूब गई। तभी आशीष आया। आशीष दी, तैयार, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अवनी, और कितना सरप्राइज़ करेगा आशु? आज पहली बार तेरे होते हुए पापा की कमी महसूस नहीं हो रही है। आशीष, लेकिन दी, आपने तो हमें कभी भी कमी महसूस ही नहीं होने दी, सब अकेले ही मैनेज किया। सॉरी दी, मुझे माफ़ कर। जो सब मैंने आज किया मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अवनी, अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तू काम संभाल और मैं थोड़ा आराम करूँगी। मैंने नैनीताल में एक घर खरीदा हुआ है, मैं वहाँ उमा बुआ के साथ चली जाऊँगी। तुम सब रहना यहाँ, बीच बीच में हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन लग रहा है कि सही समय अब आया है। आशीष तो अवाक रह गया ये सब सुन के। आशीष, ये नैनीताल वाली बात माँ को पता है? अवनी, नहीं, अभी नहीं बताया है। आशीष गुस्से से, तो कब बताओगी ये सब? और आप ये कैसे तय कर सकती हो कि हमें आपकी ज़रूरत है कि नहीं? ये हम तय करेंगे दी। अवनी बात संभालते हुए, मैं कौन सा कल जा रही हूँ, अभी बस सोचा ही है। आशीष, आप कल क्या कभी नहीं जाओगी? आपने कहा नहीं कि पापा की कमी आज महसूस नहीं हो रही। बताओ, आज पापा होते तो आप नैनीताल सेटल होने के बारे में सोचती क्या? अवनी, अब छोड़ ये सब, आज मेरा मन बहुत खुश है, मैं किसी भी कीमत पर यह सब खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। बता, क्यों कह रहा था तैयार होने को, कहीं जाना है क्या? आशीष, हाँ, आज मैं अपनी दी को यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, इजाज़त है? अवनी, अरे बिल्कुल है, नेकी और पूछ पूछ। आशीष, तो आधे घंटे में मैं आपको लॉबी में मिलता हूँ, और आज मेरी दी दुनिया की सबसे सुंदर दी लगनी चाहिए। ये सब कहकर आशीष चला गया और अवनी तैयार होने चली गई। इधर आरुषि एक बार फिर क्षितिज के घर गई। नंद किशोर से सामना हुआ। आरुषि ने नंद किशोर के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, भैया ये लीजिए और तैयार हो जाइए। नंद किशोर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन आरुषि ने इतने अधिकार से कहा कि वो सीधे तैयार होने चला गया। तब तक क्षितिज अपने कमरे से नीचे की ओर आए। आरुषि को देखा तो पूछ बैठे कि कैसे आना हुआ। आरुषि मुस्कुराते हुए, आज आप डिनर पे जाएंगे नंद किशोर भैया के साथ, ये लीजिए। किशोर भैया भी आ गए। क्षितिज, क्यों किशोर भाई, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। नंद किशोर, अब दी ने कहा तो हम मना नहीं कर पाए। क्षितिज, क्या बात है आरुषि? आरुषि, सब बताऊंगी, पहले आप अच्छे से तैयार होकर आइए। क्षितिज ने चुपचाप तैयार होना ठीक ही समझा और वो तैयार होने चले गए। तब तक आरुषि ने आशीष को कॉल लगाया। दोनों की बात हुई। इधर अवनी आशीष के साथ जाएगी और वहीं दूसरी तरफ क्षितिज आरुषि के साथ। दोनों ने सब तय कर लिया। आशीष ने 2 टेबल बुक कर ली थी और आरुषि को एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। अवनी ठीक समय पर लॉबी में पहुंचकर आशीष को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद आशीष दिखा तो जल्दी से उसके पास गई। अवनी, आशु तू कहाँ था? मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे, बता मेरा सरप्राइज़ कहाँ है? आशीष, अरे पहले चलो तो। आशीष ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। अवनी बैठ गई। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो आरुषि पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। अवनी तो हैरान हो गई। अवनी, आज भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल गया होता। मैं सुबह से तुझे कितना याद कर रही थी। आरुषि तो मांग लो ने दी, शायद पूरा हो जाए। आशीष ने खाना ऑर्डर किया। तीनों भाई बहन बातें करने लगे। अवनी आज कितनी खुश लग रही थी और क्षितिज दूर बैठा अवनी को निहार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। आखिर बेइंतहा प्यार भी तो करते थे एक दूसरे से दोनों। 10-15 मिनट बातें की ही थी कि क्षितिज से रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठकर अवनी के सामने आकर खड़ा हो गया। क्षितिज, कैसी हो अवनी, और तुम्हारा परिवार कहाँ है?
अवनी की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर नीति ने क्यों क्षितिज को इतने वर्षों बाद उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्षितिज बोलो ने अवनी चुप क्यों हो गई? आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला असहाय छोड़कर क्यों चली गई? एक बार जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया। अब अवनी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोनों कानों को बंद कर चीख उठी, क्षितिज बस करो, कुछ सुनना नहीं सुनना मुझे, और उठकर तेजी से जाने लगी। क्षितिज ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे बताना होगा तुम्हें, आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? अवनी ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और पीछे जाकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी सीधे होटल जाके ही रुकी। अवनी अपने रूम में गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। खूब रोई अकेले में। इधर आशीष और आरुषि की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आरुषि, ये सब तो प्लान में था भी नहीं, ये क्या कर दिया आपने क्षितिज? जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती आरुषि। इस जिंदगी ने मुझे अकेला किसी प्लान के तहत नहीं दिया किया था आरुषि, लेकिन दी, अब दी को कैसे संभालेंगे? आशीष, कुछ गलत नहीं हुआ आरुषि, दी को थोड़ा समय दो खुद को तैयार करने के लिए। सब अचानक से हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब तक सर आप हमारे साथ चलिए, हम कल एक बार फिर कोशिश करेंगे। तीनों होटल आ गए। क्षितिज आशीष के साथ उसके कमरे में ही रुके। आरुषि अवनी के पास गई। अवनी ने दरवाज़ा खोला तो देखा अवनी की आंखें सूजी हुई थी। आरुषि, क्या हुआ दी? कुछ कहना है आपको? बता दो ने दी, मन हल्का हो जाएगा। अवनी ने ना में सिर हिलाया। आरुषि, कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता देना। आरुषि ने अवनी को बिस्तर पर लिटाया और चादर ओढ़ा दिया। आंखें तो बंद कर ली थी अवनी ने, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो रात अवनी और क्षितिज ने अलग अलग कमरों में जाग कर ही बिताई थी। सुबह जब अवनी की नींद खुली तो आरुषि और आशीष को सामने पाया। दोनों शायद अवनी के उठने का ही इंतजार कर रहे थे। आशीष, कैसी हो दी? अब अच्छा लग रहा है आपको? एक बार मिलना चाहोगी उनसे? अवनी, क्या करूँगी आशु मिलकर, अब कोई मतलब नहीं इन सब का। फिर आश्चर्य से, तुम जानते हो उन्हें कैसे मिले? आशीष, वो सब छोड़ो दी, वो अभी भी यहीं हैं, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। एक बार मिल लो, शायद उन्हें भी तसल्ली हो जाए। आरुषि, फिर आप जो भी कहेंगी वो ही होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो आशीष ने बोला, नाश्ते के लिए ऑर्डर किया था मैंने, शायद वही होगा। आरुषि ने दरवाज़ा खोला तो सामने क्षितिज खड़े थे। क्षितिज, बहुत इंतज़ार किया आरुषि, अब और नहीं, कहाँ है अवनी? आरुषि, आप फिर आ गए, इतने परिपक्व होते हुए भी आप में धैर्य क्यों नहीं है? प्लीज़ एक बार दी के बारे में सोचिए। क्षितिज, एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, बहुत धैर्य रखा है मैंने आज तक। अंदर से आवाज़ आई, कौन है आरुषि? कि क्षितिज सीधे अंदर की ओर चले गए। क्षितिज को आया देख आशीष खड़ा हुआ और कहने लगा, आइए सर। अवनी बिल्कुल बुत बनी बैठी रही। आशीष, आप दोनों बातें कीजिए, मैं नाश्ते के लिए बोल के आता हूँ। यह कहकर आशीष वहाँ से निकल गया। अब सिर्फ अवनी और क्षितिज थे। उस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे को चीरती हुई क्षितिज की आवाज़ अवनी के कानों तक पहुंची। क्षितिज, अवनी अवनी, क्यों आए हो? क्षितिज, ये जानने कि तुम क्यों चली गई थी। अवनी, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्षितिज, लेकिन मुझे जानना है अवनी। अवनी, तुम इतनी जिद कब से करने लगे? क्षितिज, जब से तुमने जिद करनी छोड़ दी। अब अवनी की आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। शायद वो क्षितिज के सामने हथियार डाल चुकी थी। क्षितिज ने आगे बढ़कर अवनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे, क्षितिज, इतने दिनों बाद सामने हो, वो भी इस रूप में। इस अवनी को तो मैं जानता ही नहीं। मेरी अवनी तो इतनी जिंदा दिल थी कि किसी मूरत में भी जान डाल दे। क्या उस जगह उस वक्त इतनी दूरी थी हम में, जो तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में इतना संकोच हुआ? आखिर कब तक खुद को सजा देती रहोगी, वो भी उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं? अवनी ने सर उठाकर क्षितिज की ओर देखा, जैसे कहना चाह रहे हो कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। क्षितिज ने उसके मन के भावों को समझते हुए कहा, इतना भरोसा करती थी मुझ पर, एक बार और कर लेती तो क्या जाता अवनी। गलती मेरी ही है, तभी तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। अवनी, ऐसा नहीं है,
मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए सिर्फ प्यार देखा था और उन्हीं आंखों में मैं कोई नफरत या घृणा नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। क्षितिज, कैसी माफ़ी अवनी? आज तुम वो गलती दोहरा रही हो जो तुमने बरसों पहले की थी। तुमने अपने क्षितिज की सोच को इतना छोटा कैसे समझ लिया? जो भी हुआ वो इतनी बड़ी बात थी ही नहीं जितना तुमने समझ लिया। अवनी फिर रोने लगी और क्षितिज अभी भी अवनी का हाथ थामे बैठे थे। क्षितिज, आज रो लो जितना रोना है, लेकिन आज के बाद उस घटना को तुम कभी याद भी नहीं करोगी। खुद को और मुझे एक और मौका दो, हम एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। अवनी आश्चर्य से क्षितिज की ओर देखने लगी। क्षितिज, अवनी, तुम्हारे कहने पर शादी तो मैंने कर ली पर निभा नहीं सका। सोचा था जीवन अब अकेले ही काटूंगा, लेकिन देखो आज 14 साल बाद जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा ही क्षितिज है। नीति ने एक बार फिर तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आरुषि ने बाहर से ही आवाज़ लगाई। अब मैं अंदर आ जाऊं क्योंकि और इंतज़ार नहीं कर सकती मैं। क्षितिज मुस्कुराते हुए, अरे आ जाओ, तुम्हें जाने को किसने कहा था? आरुषि, वो भाई चले गए और मैं बोर हो रही थी। क्या हुआ? दी ने क्या निर्णय लिया? क्षितिज, उसके लिए तो अभी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी अवनी हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई। आरुषि ने धीरे से क्षितिज से कहा, क्या लगता है मानेंगी? क्षितिज, तुम घबराओ मत, मैं कोई दूसरा विकल्प छोड़ूंगा भी नहीं। आरुषि निश्चित हो गई। अवनी वॉशरूम से बाहर आई। तब तक आशीष भी आ चुका था। आशीष, दी कहीं बाहर चलें, थोड़ी ताज़ी हवा खाते हैं, क्योंकि नाश्ता तो मिलने से रहा। तुम सर के साथ चलो, मैं दी को लेकर आता हूँ। आरुषि क्षितिज से, चलिए। क्षितिज और आरुषि कमरे से निकल गए। आशीष, क्या सोचा दी आपने? अवनी, क्या आशु, अब इस उम्र में अच्छा लगता है ये सब? आशीष आश्चर्य से, इस उम्र से क्या मतलब? मतलब आपकी खुशी से है। आपको किसी की मदद चाहिए निर्णय लेने में तो वो भी लो, लेकिन लोगों का मत सोचो दी। लोग तो कुछ भी कहेंगे। सोचना है तो माँ का सोचो, उमा बुआ का सोचो, आरुषि का सोचो। क्योंकि आज क्षितिज सर हमारे सामने है तो सिर्फ आरुषि की वजह से पिछले 1 हफ्ते से लगी है और कानो कान किसी को खबर भी नहीं होने दी। कुछ मत सोचो दी, समय के साथ खुद को बहने दो। आपको क्षितिज सर को एक मौका देना होगा। आज आप पापा वाली बात करके मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया है। आज पापा भी होते तो सबसे पहले आपकी खुशी चाहते, बाकी सब बाद में। अवनी चुपचाप सब सुन रही थी। आशीष अवनी के सामने बैठ गया और कहने लगा, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, बस एक बार। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। आशीष को तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत वीडियो कॉल लगाया माँ को। उमा बुआ ने फ़ोन उठाया। उमा, कैसे हो आशीष? और गुड़िया ठीक है? आशीष, सब ठीक है। आप बताइए माँ कहाँ है? उमा, भोजी पूजा कर रही हैं, रुको देते हैं। उमा मोबाइल लेकर आशा जी के पास गई। आशा जी, हाँ बेटा सब ठीक है। आशीष, माँ ईश्वर को धन्यवाद कहिए, उन्होंने आपकी सुन ली। दी अपनी शादी के लिए मान गई हैं, बाकी सब मैं आपको आके बताऊंगा। उमा बुआ से बात कराइए। आशा जी की तो आंखों से आंसू बहने लगे। मोबाइल उमा को थमा के ईश्वर को धन्यवाद कहने लगी। उमा, आशीष बेटा ठीक सुना हमने या गलत? आशीष, हाँ बुआ ठीक सुना आपने, आपकी गुड़िया की शादी होगी। उमा, कौन है वो? आशीष, आप जानती हैं उन्हें। उमा, इसका मतलब आरुषि? आशीष, हाँ बुआ, आरुषि सब उसी की मेहनत का नतीजा है। उमा खुश होते हुए, हम कहते हैं ने इसके ऊपर के माले पर दिमाग नहीं घोड़े हैं। आशीष, बुआ अब रखता हूँ, बाकी बातें पहुँच के करूँगा। उसके बाद आशीष अवनी को लेकर बाहर गया। बाहर पहले से ही आरुषि और क्षितिज खड़े थे। आरुषि ने आंखों ही आंखों में आशीष से पूछा, आशीष, दी ने तय किया है कि जयपुर के बिजनेस को मैं संभालूंगा और दी उदयपुर शिफ्ट होकर यहाँ का बिजनेस संभालेंगी। आरुषि खुश होते हुए, बधाई हो दोनों को। आशीष, चलें कहीं लंच कर लें। बताइए सर कहाँ चले? आखिर आपका शहर है। क्षितिज, तुम गाड़ी निकालो, मैं बताता हूँ। आशीष गाड़ी लाने चला गया। क्षितिज आरुषि से, हमारी एक फ़ोटो लेना आरुषि, मुझे फेसबुक पर डालनी है। अवनी ने झूठ मूठ आंखें दिखाते हुए क्षितिज को कोहनी मारी। क्षितिज, ये देखा आरुषि, अब मैं ऑफिशियली तुम्हारा जीजू हो गया हूँ। इतना कहकर क्षितिज और आरुषि
ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगे और अवनी वो तो बस शर्मा के नज़रें झुकाए मुस्कुराती रही। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।